चलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है पूरी ऊर्जा के साथ हमारे टारगेट सेमेस्टर में। उम्मीद करते हैं कि पूरा परिवार अच्छा होगा और पूरी शिद्दत के साथ पढ़ाई कर रहा होगा। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता होगा कि हम डिस्कस कर रहे थे बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, जिसमें हमने सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस कराया था आप सभी से कि सब्जेक्ट क्या है और उसको पढ़ने का नजरिया क्या होना चाहिए। ये सारी चीज आपको बताई गई थी और इस लेक्चर में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आगे देखते हैं। बिजनेस लॉ, मर्केंटाइल लॉ और कमर्शियल लॉ, ये तीन टर्म्स यूज किए जाते हैं, बट दिस थ्री टर्म्स आर द सिनोनिमस ऑफ ईच अदर। ये जो तीनों टर्म्स हैं, बिजनेस लॉ, कमर्शियल लॉ और मर्केंटाइल लॉ, ये सभी के सभी एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। क्योंकि बिजनेस लॉ का मतलब क्या होता है, इसको देखते हैं। दिस थ्री टर्म्स आर यूज्ड synonymous, as such are interchangeably used. The word business is very wide because the business covers trade, commerce and industry. Thus, business law means law regulating the rights and obligations of people doing business or engaged in trade or commerce. यानी बिजनेस लॉ से तात्पर्य है एक ऐसे कानून से जो कानून पूरे बिजनेसेस को रेगुलेट करता है। और यदि हम बिजनेस की बात करें तो बिजनेस एक बहुत ही वाइडर टर्म है, जिसमें ट्रेड भी आता है, इंडस्ट्री भी आती है, कॉमर्स भी आता है। ठीक है, तो हर वो इंसान जो ट्रेड में इन्वॉल्व है, जो बिजनेस एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, जो इंडस्ट्रीज में इन्वॉल्व है, उन सभी इंसानों के लिए, उन सभी इंडस्ट्रीज के लिए बिजनेस लॉज बनाए जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए हमें बिजनेस लॉज के सोर्सेस क्या है। तो आपको पता होगा कि हमारे देश का आधे से ज्यादा जो कानून है वो अंग्रेजों से लिया गया है। तो बिजनेस लॉ या मर्केंटाइल लॉ या कमर्शियल लॉ की भी यदि बात करें तो ये भी जो कानून है वो हमने अंग्रेजों से ही लिया है। यानी जो इंग्लैंड है, जो ब्रिटेन देश का आपने नाम सुना होगा, वहीं से सारे कानून लिए गए हैं। एग्जाम्पल के तौर पर पढ़ते हैं इसको। फॉर अ लॉन्ग टाइम इंडिया वॉज अंडर द ब्रिटिश रूल, therefore the British rulers applied English laws in India with minor modifications suiting the Indian conditions. Indian mercantile law is no exception. It is based on the English mercantile law. However, the English mercantile law, unlike the Indian mercantile law, is not codified. यानी जो इंडिया का मर्केंटाइल लॉ है वो बिल्कुल इंग्लैंड के मर्केंटाइल लॉ की तरह है। जैसे इंग्लैंड में बिजनेसेस को रेगुलेट करने के लिए बिजनेस और कमर्शियल लॉज बनाए गए हैं, ठीक उसी प्रकार से इंडिया में बिजनेसेस को रेगुलेट करने उसी प्रकार से लॉज बनाए गए हैं। आगे बात करते हैं। एज पॉइंटेड आउट अबव, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ द इंडियन मर्केंटाइल लॉ, इंग्लिश मर्केंटाइल लॉ। इन टर्न इज बेस्ड ऑन कॉमन लॉ ऑफ इंग्लैंड। एंड व्हाट इज कॉमन लॉ ऑफ इंग्लैंड? Common law of England is an uncodified law consisting of customs, uses and traditions developed over a long period of time by the English courts. The common law used to be applied to disputes of a similar nature, and however, in course of time, rigidity of the common law led to the growth of equity. देखिए, ब्रिटेन में दो प्रकार के लॉज हैं, एक है कॉमन लॉ और एक है इक्विटी लॉ। इक्विटी लॉ काफी प्राचीन है, कॉमन लॉ भी प्राचीन है, लेकिन ये जो दोनों लॉज हैं, इक्विटी लॉ और कॉमन लॉज, इन दोनों से ही मर्केंटाइल लॉज को बनाया गया है। जो हमारे देश में आज मर्केंटाइल लॉज और बिजनेस लॉज की बात करते हैं, इन्हीं दोनों की मदद से बनाया गया है। और ये जो कॉमन लॉ और इक्विटी है, ये भी अपने आपस में काफी सिमिलर है। ठीक है, तो यहाँ पे जो लीगल बातें की जा रही हैं, कुछ चीजें हो सकता है आपको पहली बार टेक्निकल लगे, लेकिन आप दोबारा लेक्चर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा टेक्निकल क्या है। बस आपको ये समझना है कि कानून कहाँ से आया है। तो हम जो इंडियन मर्केंटाइल लॉ की बात कर रहे हैं, ये सारे के सारे मर्केंटाइल लॉज ब्रिटेन से आए हैं, इंग्लैंड से आए हैं। और इंग्लैंड में भी दो तरह के लॉज हैं, कॉमन लॉ ऑफ इंग्लैंड है और इक्विटी लॉ है, और इन दोनों के मिश्रण से बना है मर्केंटाइल लॉ या बिजनेस लॉ, जो भी आप कह सकते हैं। आगे बात करते हैं। Equity, the common law of England, could not be applied in all cases. For example, grant of damages in terms of money may not be an adequate remedy where specific performance is necessary.
It is almost impossible to conceive of any law which could suit or meet all the possible circumstances for all the times to come. Hence, to remedy the defects of the common law, equity developed. It is nothing but the application of principles of natural justice and good conscience. In the beginning, equity used to be administered by the court of chancery, while the king's court administered the common law. However, this distinction was abolished by the acts of judicature passed in 1873 and 1875. The common law and the equity are now administered by one and the same court. यानी यहाँ पे ये बात बताई जा रही है कि पहले इंग्लैंड में दो तरह के लॉज हुआ करते थे। सबसे पहले तो कॉमन लॉ ऑफ इंग्लैंड था। एक साधारण कानून बना दिया गया था इंग्लैंड में कि अगर कोई भी इंसान कोई गुनाह करता है तो उसको इस प्रकार से सजा दी जाएगी। एक कॉमन लॉ सबके लिए बना दिया गया था। लेकिन समय के साथ चीजें बदलती हैं, बिकॉज चेंज इज द रूल ऑफ नेचर। इसीलिए इंसान को समय के साथ लॉज को भी बदलना पड़ता है। अब जब लॉज बदले गए, लॉज की यदि हम बात करें तो कॉमन लॉ ऑफ इंग्लैंड से कॉमन लॉ ऑफ इक्विटी को ला दिया गया। और कॉमन लॉ ऑफ इक्विटी जो है अब हर जगह चलता है, मतलब इंग्लैंड की बात करें या फिर कहीं भी की भी बात करें, कॉमन लॉ ऑफ इक्विटी चलता है। और उसके लिए एक एक्ट पास किया गया था 1873 और 1875 में। और आज इंग्लैंड में एक तरफ कॉमन लॉ है तो दूसरी तरफ इक्विटी है, यानी ये दोनों कानून चल रहे हैं। जैसे हमारे देश में फॉर एग्जांपल हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन है चलाने के लिए, तो वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा और भी लॉज है। जैसे हमारे देश का संविधान ये बताता है कि हमारे देश में गवर्नमेंट कैसे काम करेगी, हमारे देश में पब्लिक ऑफिसर्स, पब्लिक सर्वेंट्स कैसे काम करेंगे। वैसे ही जो स्पेसिफिक एक्ट्स हैं, जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, वो बताएगा कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनाए जाते हैं। जैसे इंडियन पेनल कोड है IPC, वो बताएगा कि कोई इंसान कोई जुर्म करता है तो उसको कौन सी सजा दी जाएगी। तो ये सारी चीजें हैं, मतलब अलग अलग लॉज हैं और अलग अलग लॉज का रिक्वायरमेंट है अलग अलग कंडीशंस में। ठीक है, चलिए अब ये सारी चीजें जो है ये थोड़ी सी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है इसको पढ़ते हैं। इन आवर डेली लाइफ all of us enter into a contract at one step or the other without realizing that we are entering into a contract. हमारे जीवन में हम हमेशा कभी ना कभी किसी न किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं। कभी कभी तो हमें ये भी नहीं पता है कि हम उस इंसान के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं। आज हम सीखेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है और कॉन्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है। आगे पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, when we enter into a bus, we are making a contract, or when we are buying bread and butter, we are entering into a contract of sale. Again, when we are leaving our wash for repair, we are entering into a contract of bailment. यहाँ पे एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि जब हम किसी बस में चढ़ते हैं, बस में बैठते हैं, तो हम उस बस वाले इंसान के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। जब हम कोई सामान खरीदने दुकान पे जाते हैं तो हम उस दुकानदार से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। यदि हमारी घड़ी खराब हो जाती है, हम घड़ी बनवाने जाते हैं, तो हम उस घड़ी बनाने वाले इंसान के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। लेकिन जाने अनजाने ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होता है। कभी कभी तो हमारे संज्ञान में भी होता है और कभी कभी हमारे संज्ञान में नहीं भी होता है। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। तो वास्तव में कॉन्ट्रैक्ट क्या है? कॉन्ट्रैक्ट को समझने से पहले सबसे पहले एग्रीमेंट समझना पड़ेगा। किसी भी दो इंसान के बीच में सबसे पहले एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने आपको कोई ऑफर दिया, हमने आपको कहा, एग्रीमेंट से पहले ऑफर होता है। हमने आपको कहा कि मैं आपको एक पेंसिल दूंगा, 10 रुपए का कीमत है इस पेंसिल का, और मैं ये पेंसिल आपको मात्र 5 रुपए में दूंगा। तो मैं आपके लिए एक ऑफर दे रहा हूं, 5 रुपए का, 10 रुपए का पेंसिल 5 रुपए में दे रहा हूं। इसके बाद मैं आपसे कहूंगा ये जो 10 रुपए का पेंसिल आपको दिया जा रहा है 5 रुपए में, यदि आप इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं तो हमारे बीच एक एग्रीमेंट हो जाएगा। और इस एग्रीमेंट को हो सकता है कि आज तो आप मान रहे हैं लेकिन कल ना माने, इसीलिए इस एग्रीमेंट को कानूनी तौर पे रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा। और जब वो एग्रीमेंट कानूनी तौर पे रजिस्टर्ड हो जाएगा, देन
योर एग्रीमेंट विल बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। यानी सबसे पहले इंसान ऑफर देता है, सामने वाला इंसान ऑफर को एक्सेप्टेंस देता है, और एक्सेप्टेंस के बाद दोनों की सहमति से एग्रीमेंट बन जाता है। और जब वो एग्रीमेंट लीगली इन्फोर्सेबल हो जाता है, जब वो एग्रीमेंट रजिस्टर्ड हो जाता है, कानून की निगाहों में चला जाता है, देन इट बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए ये हुआ कॉन्ट्रैक्ट। आप समझ रहे होंगे। यदि आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो मैं दोबारा बता दे रहा हूं। सबसे पहले याद रखिएगा जिंदगी में हमेशा, सबसे पहले ऑफर होता है। क्या होता है? सबसे पहले ऑफर होता है, ऑफर के बाद एक्सेप्टेंस होता है। जब ऑफर और एक्सेप्टेंस मिल जाते हैं तो उसके बाद से एग्रीमेंट बनता है, और इस एग्रीमेंट को जब कानून की नजरों में रजिस्टर्ड कर दिया जाता है तो ये एग्रीमेंट एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। आई थिंक आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। यहां पे कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन किया गया है सैलमन साहब के द्वारा। अकॉर्डिंग टू सैलमन, अ कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट creating and defining the obligations between the parties. According to Pollock, every agreement and promise enforceable at a court of law is a contract. यानी सबसे पहले सैलमन साहब ने कहा है कि कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट है जिसमें दोनों पार्टीज के ऑब्लिगेशंस और ड्यूटीज को डिफाइन किया गया होता है। ध्यान से सुनिएगा। अकॉर्डिंग टू सैलमन साहब, कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट है जिसमें दोनों ही पार्टीज के ऑब्लिगेशंस और ड्यूटीज को बताया गया होता है। फॉर एग्जांपल, हमारे और आपके बीच एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ। कॉन्ट्रैक्ट से पहले जाहिर सी बात है एग्रीमेंट होगा। एग्रीमेंट में हम इस बात पे सहमत हुए कि हम आपको 10 रुपए का पेंसिल 5 रुपए में देंगे, और इस बात पे आप सहमत हुए कि आप मुझे 5 रुपए का पेमेंट करेंगे। यदि ये कंडीशन फुलफिल हो जाता है तो हम लोगों के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। यदि हम उस एग्रीमेंट को रजिस्टर्ड करा देते हैं, लीगली इन्फोर्सेबल हो जाता है हमारा एग्रीमेंट, तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। बस यही कह रहे हैं सैलमन साहब कि अगर कॉन्ट्रैक्ट की हम बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि एग्रीमेंट जो दोनों ही पार्टीज के ऑब्लिगेशंस को और ड्यूटीज को बताता है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला डिफिनेशन दिया गया पोलॉक साहब के द्वारा। पोलॉक साहब ये कह रहे हैं, एन एग्रीमेंट, एवरी एग्रीमेंट एंड प्रॉमिस इन्फोर्सेबल एट अ कोर्ट ऑफ लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। यानी हर वो एग्रीमेंट जिसको लॉ के द्वारा इन्फोर्सेबल कर दिया जाता है, जिसको कानून में रजिस्टर्ड कर दिया जाता है, जिसको कानून के दायरे के अंदर रजिस्टर्ड कर दिया जाता है, उसको हम कॉन्ट्रैक्ट मान लेते हैं। यानी एग्रीमेंट तब तक एग्रीमेंट है जब तक वो लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है। जिस तारीख को वो लीगली इन्फोर्सेबल हो जाता है तो वो एग्रीमेंट से एक कॉन्ट्रैक्ट में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट द कॉन्ट्रैक्ट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज H ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ये क्वेश्चन एमसीक्यूज में बार बार पूछा जाता है कि कॉन्ट्रैक्ट को कहां डिफाइन किया गया है। तो कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन किया गया है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 2 एंड क्लॉज H में। सेक्शन 2 क्लॉज H याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया है, ध्यान से पढ़ेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं आप। सेक्शन 2 क्लॉज H, फ्रॉम द अबव डेफिनेशन इट शुड बी नोटेड दैट अ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट हैव 2 एसेंशियल्स, एन एग्रीमेंट एंड इन्फोर्सेबिलिटी एट लॉ। Now a question arises that what is an agreement? Every promise and every set of promises forming consideration for each other is an agreement. अब हम ये तो समझ गए कि कॉन्ट्रैक्ट के दो पहलू हैं। सबसे पहला पहलू है कि कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए हमें सबसे पहले एक एग्रीमेंट करना पड़ता है, और एग्रीमेंट करने के बाद उस एग्रीमेंट को लीगली इन्फोर्स करना पड़ता है। जब वो एग्रीमेंट लीगली इन्फोर्स हो जाता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। अब प्रश्न ये खड़ा हो रहा है कि एग्रीमेंट किसे कहते हैं। ये तो समझ में आ गया कि कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं। अगर एग्रीमेंट लीगली इन्फोर्सेबल हो जाएगा तो उसे कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। लेकिन एग्रीमेंट किसे कहते हैं? तो एग्रीमेंट का मतलब होता है प्रॉमिस, वादा, आपकी भाषा में वादा।
अगर आपने किसी इंसान के साथ कोई वादा किया है कि जी मैं आपको 10 रुपए की पेंसिल 5 रुपए में दे दूंगा, और आपने सामने वाले इंसान ने आपसे वादा किया है कि मैं आपको 5 रुपए का पेमेंट कर दूंगा जिस वक्त आप मुझे मेरी हाथ में इस पेंसिल को हैंड ओवर करेंगे, तो उसको हम कहते हैं एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का मतलब होता है प्रॉमिस या फिर सेट ऑफ प्रॉमिस, जो दोनों इंसान के ड्यूटीज और ऑब्लिगेशंस को बताता है और दोनों इंसान के लिए कुछ ना कुछ कंसिडरेशन को तय करता है, उसको हम प्रॉमिस कहते हैं। अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कम्स, प्रॉमिस कहां डिफाइन किया गया है? तो प्रॉमिस इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज बी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द मिड एंड टर्म एग्जाम। द प्रॉमिस, व्हाट इज प्रॉमिस? प्रॉमिस इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज बी। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया प्रॉमिस। अब प्रॉमिस क्या होता है? हमने ये तो समझ लिया कि एग्रीमेंट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। देखिए कहानी आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। हमने स्टार्ट किया था बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क से। बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क सब्जेक्ट क्या है? बिजनेसेस को रेगुलेट करने के लिए लॉज, रेगुलेशंस, रूल्स, एक्ट्स बनाए गए हैं, उसी को हम इस सब्जेक्ट में पढ़ रहे हैं। उसके बाद हमने देखा कि अलग अलग लॉज हैं, इक्विटी लॉ है, कॉमन लॉ ऑफ इंग्लैंड है, इसकी कहानियां हमने देखी। उसके बाद हमने देखा कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। कॉन्ट्रैक्ट में हमने देखा कि अगर दो इंसान मिल रहे हैं, एक इंसान ऑफर दे रहा है, सामने वाला इंसान उस ऑफर को एक्सेप्ट कर ले रहा है, तब दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट हो जा रहा है, और उस एग्रीमेंट को जब लीगली इन्फोर्स कर दिया जा रहा है तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जा रहा है। उसके बाद हमने देखा एग्रीमेंट किसे कहते हैं। तो एग्रीमेंट का मतलब प्रॉमिस यानी वादा, या फिर सेट ऑफ प्रॉमिस। जैसे हमने वादा किया, आपने वादा किया, हम दोनों ने वादा किया, तो ये हमारा एग्रीमेंट हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम देखने वाले हैं कि प्रॉमिस क्या होता है। प्रॉमिस, when the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted. अगर किसी इंसान को कोई प्रपोजल दिया जाता है, जैसे मैं आपको प्रपोजल दे रहा हूं कि मैं आपको 10 रुपए की पेंसिल 5 रुपए में दे रहा हूं, या फिर मैं आपको एक ऑफर दे रहा हूं कि मैं आपको 10 रुपए की पेंसिल 5 रुपए में दे रहा हूं, तो उस केस में वो जो प्रपोजल होगा, यदि आप उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आपका एक प्रॉमिस बन जाएगा, आपका एक वादा बन जाएगा हमारे प्रति कि आप उस प्रपोजल को यदि एक्सेप्ट कर रहे हैं तो आपको 5 रुपए का पेमेंट करना पड़ेगा, और यदि हमने आपको ऑफर दिया है तो हम आपको वो 10 रुपए की पेंसिल को 5 रुपए में देगा। ठीक है, चलिए। सो प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड इट बिकम्स अ प्रॉमिस, यानी जब प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है, जब ऑफर एक्सेप्ट हो जाता है, तो दोनों के बीच में प्रॉमिस का रिलेशनशिप स्टेब्लिश हो जाता है। आगे बात करते हैं। For an agreement there must be two parties, one making the proposal and the other accepting it. यानी किसी भी एग्रीमेंट के लिए दो पार्टीज होनी चाहिए, एक पार्टी जो प्रपोजल को देगी और दूसरी पार्टी जो प्रपोजल को एक्सेप्ट करेगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, किसी भी एग्रीमेंट के लिए दो पार्टीज होनी चाहिए, एक पार्टी जो प्रपोजल या ऑफर को देगी, दूसरी पार्टी जो सामने से प्रपोजल या ऑफर को एक्सेप्ट करेगी। ठीक है, an agreement comes into existence when an offer made by one party is accepted by the other. यानी एक एग्रीमेंट तब बनता है जब ऑफर को सामने वाली पार्टी एक्सेप्ट कर लेती है। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि कॉन्ट्रैक्ट के 3 पहलू हैं, ऑफर, एक्सेप्टेंस और एग्रीमेंट। सबसे पहले ऑफर दिया जाता है, उसके बाद सामने वाला इंसान ऑफर को एक्सेप्ट करता है, एक्सेप्टेंस के बाद दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप बन जाता है एग्रीमेंट का, और जब उस रिलेशनशिप को, उस एग्रीमेंट को लीगली इन्फोर्सेबल कर दिया जाता है, देन इट बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट। आगे बात करते हैं। एग्रीमेंट मीन्स कंसेंसस एड आइडम, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। एग्रीमेंट का मतलब होता है कंसेंसस एड आइडम। कंसेंसस एड आइडम का मतलब होता है सम्मति। जो बात आप कह रहे हैं वो आप उस बात से सहमत हैं, और हम जो बात कह रहे हैं हम उस बात से सहमत हैं। यदि ऐसी परिस्थिति आती है उसको हम कंसेंसस एट आइडम कहते हैं। दैट मीन्स पार्टीज एग्रीइंग ऑन द सेम थिंग इन द सेम सेंस एट द सेम टाइम, यानी दोनों पार्टीज सेम बात पे सेम टाइम पे एग्री हो रहे हैं। यदि ऐसा कंडीशन होता है तो उसको हम कहते हैं कंसेंसस एट आइडम। ठीक है, तो जब भी कंसेंसस एट आइडम की सिचुएशन आ जाती है तो एग्रीमेंट
बन जाता है, एग्रीमेंट ऐसा मान लिया जाता है कि एग्रीमेंट क्रिएट हो चुका है। एंड एन एग्रीमेंट बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट इफ इट इज इन्फोर्सेबल एट अ कोर्ट ऑफ लॉ। यानी एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है जब उसको कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा इन्फोर्सेबल कर दिया जाता है, यानी जब लीगल एग्जिस्टेंस मिल जाता है उसको, जब उसको लीगल रिकॉग्निशन मिल जाता है, तो वो एग्रीमेंट एक कॉन्ट्रैक्ट में परिवर्तित हो जाता है। दस कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट इन्फोर्सेबिलिटी। ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए भी दिया जा सकता है। ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट। यानी कि जरूरी नहीं है कि सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स, सारे के सारे एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट ही हो जाए, लेकिन ये जरूरी है कि जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे वो एग्रीमेंट होंगे। उसका मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए हमने आपके साथ एक एग्रीमेंट किया, स्टूडेंट्स एग्रीमेंट को, सारे एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहा जा सकता है, लेकिन सारे कॉन्ट्रैक्ट्स को एग्रीमेंट जरूर कहा जा सकता है। यानी जब कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए जाते हैं तो सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स एग्रीमेंट होते हैं, लेकिन सारे के सारे एग्रीमेंट जो बनाए जाते हैं वो सब के सब कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं होते हैं। क्योंकि हमने सीखा ये स्टेप में कॉन्ट्रैक्ट बनता है कि सबसे पहले ऑफर दिया जाता है, फिर ऑफर को एक्सेप्ट किया जाता है, फिर एग्रीमेंट बनता है और एग्रीमेंट के बाद कॉन्ट्रैक्ट बनता है। जब एग्रीमेंट को लीगली इन्फोर्सेबल कर दिया जाता है तब वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। जरूरी नहीं कि सारे के सारे एग्रीमेंट्स को लीगली इन्फोर्सेबल किया जाए, सारे के सारे एग्रीमेंट्स को लीगल रिकॉग्निशन दिया जाए। तो जिन एग्रीमेंट्स को लीगल रिकॉग्निशन नहीं दिया जाएगा वो एग्रीमेंट्स ही रह जाएंगे, लेकिन जिन एग्रीमेंट्स को लीगल रिकॉग्निशन दे दिया जाएगा वो एग्रीमेंट से कॉन्ट्रैक्ट बन जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने वाला है दोस्तों। यदि आप चाहते हैं कि आप ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स जो आप देख रहे हैं, सारे के सारे कॉन्टेंट्स और लेक्चर्स, सारे के सारे लेक्चर्स हमारे जो भी रिकॉर्ड होते हैं, वो यदि आप परचेज करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से अपनी प्रिपरेशन को बहुत ही शानदार कर सकते हैं। और सेमेस्टर में टारगेट सेमेस्टर का इतिहास रहा है कि पढ़ने वाला हर बच्चा कम से कम 7-8 CGPA पाया है मिनिमम, सारथी वाला। तो आप जाके सारथी ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है हमारे टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप का, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं मोबाइल ऐप और वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं सारथी का। आगे बढ़ते हैं। एग्रीमेंट्स में बी ऑफ वेरियस टाइप्स। हमने ये तो सीख लिया कि सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स एग्रीमेंट होते हैं, लेकिन सारे के सारे एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, ये बात तो हम जान गए। अब ये जो एग्रीमेंट्स हैं ये अलग अलग प्रकार के होते हैं, बहुत सारे प्रकार हैं इसके। फॉर एग्जांपल, एग्रीमेंट्स में भी सोशल, एग्रीमेंट्स में भी रिलीजियस, एग्रीमेंट्स में भी लीगल। एग्रीमेंट्स सोशल भी हो सकते हैं, एग्रीमेंट रिलीजियस भी हो सकते हैं, एग्रीमेंट्स लीगल भी हो सकते हैं। यानी आपका जो एग्रीमेंट है हो सकता है वो सामाजिक हो सकता है वो धार्मिक हो सकता है वो कानूनी हो, ठीक है, वैधानिक हो। और सोशल एग्रीमेंट लाइक एन एग्रीमेंट टू गो टू अ पिकनिक और अ मूवी। सोशल एग्रीमेंट की बात करें, जैसे आप दो दोस्त मिलके ये एग्रीमेंट कर रहे हैं कि हम दोनों लोग साथ में मूवी देखने जाएंगे या फिर पिकनिक देखने जाएंगे, तो सोशल एग्रीमेंट का एग्जांपल हो गया। बट दिस एग्रीमेंट आर नॉट इन्फोर्सेबल इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। जैसे आप कभी ऐसा देखे हैं कि आप मूवी देखने जा रहे हैं अपने दोस्त के साथ और आप उसको एक डॉक्यूमेंट पे लिखते हैं कि मैं अपने दोस्त के साथ मूवी देखने जाऊंगा, उसके बाद आप कोर्ट में जाकर उसकी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, ऐसा होता है क्या? उसका सिग्नेचर करवाते हैं? ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि ये जो सोशल एग्रीमेंट्स होते हैं उसमें लीगलिटी की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। लीगलिटी की आवश्यकता होती है बिजनेस के एग्रीमेंट्स में, लीगल एग्रीमेंट्स में, ठीक है। अगला एग्जांपल है, सिमिलरली रिलीजियस एग्रीमेंट्स आर also not enforceable because the parties entering into a such agreement do not intend to go to a court of law in case the agreement is not fulfilled. For example, यदि आप कोई रिलीजियस यानी कोई धार्मिक एग्रीमेंट कर रहे हैं तो उसको भी आप लॉ से इन्फोर्सेबल नहीं कराते हैं। क्यों? क्योंकि रिलीजियस एग्रीमेंट्स भी एक तरह के सोशल एग्रीमेंट्स ही, धार्मिक एग्रीमेंट्स। जैसे आप गए किसी के यहाँ मंदिर के लिए चंदा मांगने, मंदिर बन रहा है आपके गाँव में, आप उसको चंदा मांगने के लिए गए, उसके बीच आपके और उसके बीच एग्रीमेंट हुआ। हो सकता है कि वो उस एग्रीमेंट से मुकर जाए, वो कहे कि मैं 1 महीने बाद आपको 10,000 रुपये दूंगा, लेकिन 1 महीने बाद वो 10,000 रुपये न दे। तो क्या वो यदि 10,000 रुपये नहीं देगा
तो आप उससे जबरदस्ती कानून की मदद से 10,000 रुपए वसूलवाएंगे? ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि वहां पे वो स्वेच्छा से इंसान दे रहा है और एक धार्मिक एग्रीमेंट है, एक रिलीजियस एग्रीमेंट है। अब चूंकि रिलीजियस एग्रीमेंट्स को लीगली इन्फोर्सेबल नहीं किया जा सकता है, इसलिए आप दबाव नहीं बना सकते। ठीक है। तीसरा है लीगल एग्रीमेंट। इन अ बिजनेस एग्रीमेंट्स और कमर्शियल एग्रीमेंट्स इंटेंशंस टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन इज ऑलवेज प्रिज्यूम्ड। यानी बिजनेस में जितने भी एग्रीमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे एग्रीमेंट्स लीगल होते हैं। बाकी रिलीजियस एग्रीमेंट्स, सोशल एग्रीमेंट्स, ये सब इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होते, इनका लीगल रिकग्निशन नहीं होता है। लेकिन जितने भी लीगल एग्रीमेंट्स होते हैं, जितने भी बिजनेस के एग्रीमेंट्स होते हैं, वो सभी के सभी लीगली इन्फोर्सेबल होते हैं और वो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सोशल एग्रीमेंट केवल एग्रीमेंट होता है, लीगल एग्रीमेंट भी केवल एग्रीमेंट होता है, लेकिन बिजनेस का एग्रीमेंट एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, दैट्स ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। यदि आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जल्दी से जाइए टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप को डाउनलोड करिए, सारथी को ज्वाइन करिए और सेमेस्टर की जर्नी को एंजॉय करिए।